आपसे कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जोड़िए या बसपा के बैनर तले आपको पद मिले तो आप तैयार होंगे? देखिए, जहां तक कहने की बात है, अगर सिस्टम सुधरेगा और वो समय आएगा, आप जैसे बाकी लोग भी तैयार होंगे फिर तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ग्रुप तैयार होगा और अपने संगठन के माध्यम से अपनी बात को, अपने मिशन को रखने की जो स्वतंत्रता मिलती है वो आदमी को दूसरी जगह कभी नहीं मिलती तो है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। चर्चा हम करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और उसमें जो दलित समाज है जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, उसमें उनकी क्या भागीदारी रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे, और क्या सरकारें वर्तमान जो चल रही हैं और पॉलिटिकल पार्टियां क्या दलितों के मुद्दे पर संजीदा हैं या नहीं। वैसे आज महाराष्ट्र के चुनाव भी घोषित होने वाले हैं और मेरे साथ हैं इस वक्त डीसी कपिल साहब। आप दिल्ली के एनसीआर के लोग उनको जानते होंगे। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं और एक जाने माने सोशल एक्टिविस्ट के रूप में संविदा कर्मियों के मुद्दे पर लगातार काम किया है, और वर्तमान में राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और बहुत से सामाजिक मुद्दे पर लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल है सर आपसे कि केजरीवाल साहब जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम के नाम से योजनाएं निकाल रहे हैं, बाबा साहब की तस्वीर उन्होंने दफ्तरों में लगा रखी है, दलित समाज उनको वोट दे रहा है। झाड़ू का वो चुनाव चिन्ह लेके आए थे। दलित मंत्री टिक नहीं पाता, कोई भी, बार-बार मंत्री बदल रहे हैं। तो राजनीति कैसी चल रही है केजरीवाल साहब की? देखिए, केजरीवाल साहब की जो राजनीति है बेसिकली वो भ्रमित करने वाली राजनीति है। जैसे जो आपने कहा कि हर दफ्तर के अंदर उन्होंने शहीद भगत सिंह जी की और बाबा साहब की फोटो लगा रखी है, और हमारा उसमें कहना यह है कि बाबा साहब के फोटो पर माला और बाबा साहब की विचारधारा पर ताला, ये कम समय के लिए तो दलितों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक इस प्रथा पर, इस प्रणाली को अपना करके केजरीवाल साहब लंबा नहीं चल सकते। अब धीरे धीरे 2 बार के चुनाव के अंदर, मैं विशेष रूप से बात करूंगा 2015 और 2020 की, दिल्ली की सम्मानित जनता ने जो प्रचंड बहुमत इस आम आदमी पार्टी को दिया, 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती और 2020 में 70 में से 62 सीटें जिता करके जो इतना बड़ा बहुमत इनको मिला है, उस बहुमत में उस 40% वोट का बहुत बड़ा योगदान है जो दिल्ली में दलितों की और विशेष रूप से मुस्लिमों की है। ये वो वोट बैंक है जो 2008 में 14% के रूप में बहुजन समाज पार्टी को पहले मिल चुका है, और कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक, चूंकि कॉमन वोट बैंक है, जो कि झोंपड़ियों का, दलितों का, मुस्लिमों का, वो भी एक तरफा वहां पर शिफ्ट हो चुका है। उसी का लाभ इनको घर बैठे मिलता रहा। लेकिन बीच में जो कई घटनाएं हुई 2020 से लेकर के और अब 2024 तक, उन घटनाओं ने देश के और विशेष रूप से दिल्ली के दलितों को और मुस्लिमों को विचलित करके रख दिया। ये घटनाएं आप ऐसे भी मान सकते हैं जैसे दिल्ली में दलितों के लिए आज तक भी एससी कमीशन का गठन नहीं हो पाया। दलित मांग भी कह रहे हैं, पर नहीं, कोई आवाज तो उठाए। देखिए, मांग बहुत बार मांग रहे हैं, हमने बहुत बार उसके घर का घेराव किया, हमने बहुत बार लेटर लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं। और जो मंत्री बनते हैं, जो 3 बार इनकी 10 साल की सरकार में मंत्री बने हैं, तीनों के तीनों ने रिजाइन किया, और इन पर दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी, मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी तमाम तरीके के आरोप लगा करके उन्होंने अपना रिजाइन किया है। तो इससे बड़ा प्रमाण तो कुछ हो नहीं सकता। होनी के पार्टी के लोग। एक सवाल है कि जो दिल्ली का दलित समाज है उसको समझाइए, आप कैसे देखते हैं, उसका क्या स्वभाव है, वो कितना अम्बेडकरवादी है, राजनीतिक रूप से कितना सजग है, या फिर आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है, इसलिए क्योंकि दिल्ली में जातिवाद उस तरह से तो झेलता नहीं है जैसे अन्य राज्यों में झेलता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली के लोगों की संपन्नता अम्बेडकरवाद में बीच में आ रही है, क्योंकि अगर उनके अंदर अम्बेडकरवादी गुण होते तो इतनी बड़ी तादाद में होने के बाद उनका राजनीति में बहुत बड़ा दखल होना चाहिए था। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका दलितों का ये छोटी छोटी रेवड़ियों के चक्कर में बह गया है। बिजली का फ्री बिल, पानी का फ्री बिल, दवाइयां फ्री, बसों में यात्राएं फ्री, इनके चक्कर में वो बहका हुआ है। और आज हालात ये है कि विचारधारा को ताक में रख करके वो एक तरफा वोट इनको मिल रहा है। लेकिन अब उसकी पोल खुलती जा रही है।
लेकिन एक तबका तो वो है ना जो कि बीजेपी को हराना है या बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है, उसमें मुस्लिम वर्ग भी वोट करता है, तो वो समीकरण ना बिगड़ जाए इसलिए नए प्लेयर की यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। और वर्तमान में बसपा का भी वोट जो है 1% से नीचे विधानसभा चुनाव में पिछली बार था। यस, देखिए मुस्लिम की एक फितरत रही है यहां ही नहीं पूरे देश के अंदर कि वो उस पार्टी को वोट देता है विशेष रूप से जो भाजपा को हराने में सक्षम होती है। अब यहां का जो 15% मुस्लिम है, उस मुस्लिम को यह लगता रहा 2015 और 2020 के चुनाव में कि भाजपा को सत्ता में आने से दिल्ली के अंदर रोकना है, तो उनके पास आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प कोई नहीं था। इसलिए वो एक ऐसा 15% वोट है जो इनको बैठे बैठाए मिल गया। लेकिन इस बार जो 5 सालों के अंदर तब्दीली हुई है, नंबर 1 तबलीगी जमात के ऊपर और साद साहब के ऊपर जो FIR की गई, उससे समाज के अंदर बहुत ज्यादा बेचैनी है। ताहिर हुसैन वाला जो मामला था वो भी एक, ताहिर हुसैन वाला भी मामला था कि और लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई तो कुछ नहीं हुआ, और जब ताहिर हुसैन के ऊपर हुई तो उसको उसी दिन पार्टी से निकाल दिया। पार्टी साथ नहीं खड़ी हुई, पार्टी साथ नहीं खड़ी। मेरे ख्याल में अमानतुल्लाह खान भी इस वक्त जेल में है। जेल में है। वहां पर भी वो चीजें उनकी पैरवी के लिए नहीं हो पा रही जैसे और लोगों के लिए ये किया करते। क्या दलित मंत्री जो है, मान लीजिए कि राजेंद्र पाल गौतम साहब है, उनके साथ खड़ी नहीं, उल्टा इस्तीफा मांग लिया उन्होंने? किसी के साथ खड़े नहीं होते, विशेष रूप से दलित और मुस्लिमों के साथ खड़े नहीं होते। फिर वोट बस इसीलिए किया जाता है कि बीजेपी को हराना है। यस, दलित समाज क्यों कर रहा है? ये दलित समाज के पास एक ऐसा विकल्प भी नहीं है दिल्ली में। अपनी पार्टी होते हुए BSP जैसी पार्टी है, लेकिन अपनी पार्टी आज इतनी कमजोर स्थिति में है कि उसके जीतने की संभावना नहीं हो पा रही। जो 14% वोट 2008 में था, वो खिसक करके 1% से नीचे आ गया। वो 14% लोग गए कहां? दिल्ली के? दिल्ली के लोग सब यहीं पर, दिल्ली छोड़ के चले गए क्या? लेकिन बसपा का जो संगठनात्मक ढांचा है वो उसको सही तरीके से दुरुस्त नहीं कर पा रही बसपा। और वो चुनाव के टाइम पे कैंडिडेट तो प्रत्याशी तो खड़े करते हैं, लेकिन प्रत्याशी खड़े करने से पहले जो जमीन तैयार करनी चाहिए वोटर्स के बीच जाकर के, उसको तैयार नहीं कर पा रही। दिल्ली में 1 दर्जन के आसपास बड़े दलितों के अम्बेडकरवादी नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग जो सक्रिय हैं, जो अमूमन गैर राजनीतिक हैं या कुछ कुछ राजनीतिक दलों से संबंध अपना रखते हैं। ऐसे लोग जो हैं मिलके कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 12 जो आरक्षित सीटों के विधायक हैं उनकी भी कुछ ज्यादा नहीं चल रही? नहीं, बात यह है कि क्या बसपा ने ऐसे लोगों को कभी तरजीह दी? आपको अगर बुलाया जाए आप जाएंगे पार्टी में? निश्चित रूप से जाएंगे। अगर आपसे कहा जाए, हमने जाने का प्रयास भी किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए कम से कम 10 साल तक लगातार प्रयास करने के बाद और अपने सारे संसाधन लुटाने के बाद भी बसपा ने कभी जिम्मेदार लोगों को प्रदेश में या जिले स्तर पे तो छोड़ो, विधानसभा स्तर पे भी उनको, आप जैसे कितने और लोग होंगे दिल्ली में एक्टिविस्ट? हजारों लोग हैं जिन्होंने नौकरियां करी बड़ी, हजारों लोग हैं ऐसे जो परेशान होकर के, इनकी कार्यशैली से परेशान होकर के, क्योंकि इन्होंने चुनिंदा लोग पकड़े हुए हैं, वो चुनिंदा लोगों के पद पर रहते हुए जब बद से बदतर स्थिति होती चली गई, आज भी उन्हीं के ऊपर दांव लगा रहे हैं, तो फिर दूसरे लोग कहां जुड़ेंगे? और वो लोग जो बैठे हुए हैं वो दूसरे लोगों को घुसने नहीं देते। ये इनकी बदहाली का सबसे बड़ा कारण है। भाई हम लोग एक अपनी पार्टी में अगर तरजीह मिलेगी या मिलती तो क्यों इधर उधर की बात करते? हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते ना। आपसे कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को जोड़िए या बसपा के बैनर तले आपको पद मिले तो आप तैयार होंगे? देखिए, जहां तक कहने की बात है, अगर सिस्टम सुधरेगा और वो समय आएगा, आप जैसे बाकी लोग भी तैयार होंगे फिर तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा ग्रुप तैयार होगा और अपने संगठन के माध्यम से अपनी बात को, अपने मिशन को रखने की जो स्वतंत्रता मिलती है वो आदमी को दूसरी जगह कभी नहीं मिलती। तो ये कड़वा सच है। आकाश आनंद जी, अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो ये संदेश उन तक आप पहुंचाइए, इस क्लिप को काटिए। दिल्ली में हजारों की संख्या में ऐसे दलित समाज के अम्बेडकरवादी एक्टिविस्ट हैं जो समर्पित रहे पार्टी के साथ आज, और पदाधिकारी भी। मैं कई नाम ऐसे जानता हूं जो बसपा में लगातार रहे, वो बसपा से संबंध उनका टूटता चला गया और एक तरह से वो अपने आप को सिकुड़ते चले गए, और वो सिकुड़ के बहुत सीमित लोगों में वो दायरा तय हो गया। उनको फिर से साधा जाए अगर कुछ वाकई में परिणाम चाहते हैं, नहीं तो परिणाम बिना बदलावों के बदल के नहीं आएगा, वो वही आएगा जो पहले आ रहा है। अब क्या होने वाला है सर चुनाव में? मेरा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सक्रिय है नहीं, गठबंधन हुआ था। अच्छा, गठबंधन भी हुआ लोकसभा चुनाव में, बात तब भी बीजेपी की बन गई, तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। देखिए, लोकसभा की चुनाव की जहां तक बात है, दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है
क्यों? तो सरेआम ये कहते हैं कि दिल्ली में हमें केजरीवाल चाहिए और लोकसभा में हमें नरेंद्र मोदी चाहिए। यही हो रहा है। तो जो ट्रेंड था चुनाव का, उनको पता था कि न तो कांग्रेस के आने की संभावना है और न ही आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए यहां की जनता ने एक मुश्त होकर के नरेंद्र मोदी को वोट दिया। और लेकिन दोनों के गठबंधन होने के बावजूद भी, दूसरा मैं ये कहना वही में सवाल है कि वोट बटा भी नहीं, मुसलमानों ने एक मुश्त दिया होगा क्योंकि कांग्रेस अलग लड़ेगी तो कुछ वोट काटेगी। गठबंधन सही समय पे नहीं हुआ, नंबर एक बात। गठबंधन में दोनों पार्टियों का आपसी तालमेल नहीं रहा। मैंने बहुत मीटिंग ऐसी देखी है कि जहां आम आदमी पार्टी की मीटिंग होती थी वहां कांग्रेस वाले नहीं पहुंचते थे, जहां कांग्रेस की होती थी वहां आम आदमी पार्टी वाले नहीं पहुंचते थे। तो जो धरातल पर एक तालमेल होना चाहिए था। देखिए, आप बंद कमरे में एयर कंडीशन 5 स्टार होटल में बैठ कर तालमेल कर ले और नीचे कार्यकर्ताओं में तालमेल ना हो, तो वो तालमेल उसी तरीके से बिखरता है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा का बिखरा था। वहां पर भी तो यही हुआ था। सपा बसपा एक जगह, दोनों ताकतें इकट्ठी होने के बावजूद भी भाजपा ने बाजी मारी थी वहां पर, आपके सामने की बात है। यही सेम स्थिति दिल्ली में हुई है। दूसरा, दिल्ली में ये दोनों पार्टियों को डर था। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। डर क्या था? कांग्रेस को यह डर था कि अगर ये जीत गए तो हम आने वाली विधानसभा में चुनाव में 0 होंगे और ये आगे बढ़ जाएगा। और आम आदमी पार्टी को यह डर था कि अगर 3 सीटें जो कांग्रेस को दी गई थी, पार्लियामेंट्री सीटें, अगर इनमें से एक भी सांसद जीत गया तो दिल्ली में कांग्रेस फिर दोबारा जिंदा हो जाएगी। ईमानदार गठबंधन नहीं था। ईमानदार गठबंधन नहीं था। और वो ईमानदारी सिर्फ ऊपर के लेवल पे तो दिखाई दी, लेकिन कार्यकर्ताओं के जो मन के अंदर अवरोध था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमेशा ये दर्द और अवरोध है। और ये कड़वी सच्चाई भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी है तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस की वोट बैंक को खराब करके और उसके धरातल पर तो फिर तो दलितों और मुसलमानों की राजनीति फंस गई एक तरह से, बहुत बुरी तरीके से। वो अपने पार्टियों को या अपने मुद्दे पर कोई ना वोट कर सकते हैं ना किसी को जिता सकते हैं। उनको तो बस ये देखना है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, बस इसीलिए वोट कर रहे हैं वो। तो अब अगर कांग्रेस हाथ पैर मारती है और ज्यादा वोट लेके जाती है तो फिर तो बीजेपी जीतेगी इस तरह से। निश्चित रूप से। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा और ये दिल्ली और देश की जनता को पता भी होना बहुत जरूरी है। दलितों की मजबूरी आपने समझ ली कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है जीतने का। तो जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, जो लोग जीतना चाहते हैं, जो लोग अपने संसाधन लगाना चाहते हैं, जो अपना भविष्य तलाशना चाहते हैं, वो तो बसपा में आ नहीं रहे। उनका तो चैप्टर क्लोज हो गया। रही मुसलमानों की बात, उनकी सीधा सा फार्मूला है कि जो भाजपा को हराएगा वो उसके साथ रहेंगे। तो उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन इस बार ये स्थिति बदलने वाली है। और उस बदलने का कारण जो ये है, सटीक रूप से मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि 2020 के विधानसभा के चुनाव के अंदर 70 सीटों में से दिल्ली की जनता ने 62 सीटें दोबारा फिर आम आदमी पार्टी को दी। लेकिन इसमें यह महत्वपूर्ण पहलू है कि उन 62 विधानसभाओं की जीत में 31 विधानसभाएं ऐसी हैं जो मात्र 10,000 वोटों के मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीती है। यानी मार्जिन घटा है, मार्जिन बहुत ज्यादा घटा है। और ये मार्जिन कब घटा है, ये भी महत्वपूर्ण है। मार्जिन तब घटा है जब आम आदमी पार्टी की सरकार बेदाग सरकार थी 2020 में। किसी के ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं था। आबकारी वाले मुद्दे से पहले, जब तक आबकारी मुद्दा शुरू नहीं हुआ था। हाँ, शराब घोटाला है तो 2020 के बाद शुरू हुआ। जिस आबकारी मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, सांसद संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन पहले ही जेल में है, इनके 4 बड़े नेता जब जेल में हो आए और इनके ऊपर जो भी कुछ हुआ राजनीति में उठापटक, वो सारी दुनिया ने देखा। तो 2020 के आम आदमी पार्टी की पोजीशन और अब की पोजीशन में बहुत बड़ा बदलाव। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।